हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई एडी सर। आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया जा रहा था। आपको मेंडलीव की आवर्त नियम बताया गया था और सारणी बताया गया था, उसके गुण और दोष बताए गए थे। आज उसी पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ध्यान देंगे, जैसे रेडिएटर की खोज, समस्थानिकों की खोज, शून्य वर्ग की खोज हो जाने के पश्चात मोजले ने यह प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वह मुख्यतः परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। यानी परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल गुण होता है, ठीक है ना, मौलिक गुण होता है। अब इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि मोजले के नियमानुसार या आधुनिक के पीरियोडिक नियम के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और क्या है रासायनिक गुण, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन होता है, ठीक। तो आप इस तरीके से आप ध्यान देंगे, आवर्ती फलन होता है। यही आपका क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। आया? यानी इंग्लिश में जो डिफिनेशन बोलते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बात क्लियर? अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यदि तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो नियमित अंतर के पश्चात समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए नियमित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्व पुनः क्या होते आते हैं। अब इसी के आधार पर उन्हें क्या किया था, देखो भाई, कि इस आधार पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तब शून्य वर्ग की खोज भी हो गया था, तो वर्गों की संख्या बढ़ा करके इन्होंने क्या कर दिया, कुल वर्गों की संख्या 9 हो गई, ठीक है ना। यानी कि इस अवस्था में इन्होंने, देखिए जरा ध्यान देंगे, ये इन्होंने कुल 7 आवर्त अर्थात 10 क्षैतिज खाने बनाए ऐसे, ठीक है ना। अभी बताओ, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक आवर्त में और बना देता हूँ, ये 7, ठीक है ना। आप एक ही ध्यान देंगे यहाँ पर, अभी 7 आवर्त को 10 क्षैतिज खानों में विभक्त किया था, बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ कुल वर्गों की संख्या जो बनाया 9 बना दिया। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 6 7
8 9 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहले वर्ग में, पहले आवर्त में इन्होंने हाइड्रोजन और अंत में इसे शून्य वर्ग बोला, इसे हीलियम रख दिया। यह कौन सा वर्ग है भाई? आपका शून्य वर्ग। ठीक है ना। इसके बाद जैसे आते हैं यहाँ पर लिथियम हुआ, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पर होता नियॉन। फिर जैसे आते हैं सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, फिर यहाँ एल्यूमिनियम, आपका क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और क्या होता आर्गन। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ग है, ये आपका सेकेंड वर्ग है, ये आपका थर्ड है, ये आपका क्या है फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद यहाँ पर 6 है, 6 के बाद ये आपका क्या है सेवेंथ है, सेवेंथ के बाद ये आपका क्या होता है एर्थ वर्ग होता है। ठीक है, अभी बाद में से ए और बी भी बात। अब यहाँ से जैसे आते हो, यहाँ पर पोटेशियम, फिर आपका कैल्शियम। देखो यहीं से इन आवर्त को ऐसे आपके 10 क्षैतिज खाने में विभक्त कर देते हैं, ऐसे देखो। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो इन्हें क्या करेंगे, ऐसे हम लोग 10 क्षैतिज खाने बनाएंगे और जिसे फिर हम लोग 7 आवर्तों में वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है ना। ये देखो हो गया। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम के बाद जैसे आता है स्कैंडियम, फिर यहाँ पर टाइटेनियम, फिर यहाँ पर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, यहाँ पर क्या है मैग्नीज, और इस वर्ग में उन्होंने क्या किया फेरिक, कोबाल्ट और निकिल को उठाते हैं। फिर जैसे आते हैं फिर कापर का खोज, कापर हो गया, फिर यहाँ पर आपका जिंक हो गया, जिंक के बाद आपका गैलियम है, गैलियम के बाद जर्मीनियम है, आर्सेनिक है, इसी तरीके से आप सिलीनियम है, आपका ब्रोमीन है, फिर जब खोज हुआ आपका आर्गन क्रिप्टॉन पे आ गया। ठीक है, आएगा। इसके बाद जैसे आए रुबिडियम आ गया, स्ट्रैंशियम आ गया, और स्ट्रैंशियम के बाद शुरू फिर हो गया वाइट्रियम, जर्कोनियम, नोबिडियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियन, इसके बाद रुथीनियम, रुहिडियम और आपका क्या है प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद फिर आते हैं, फिर आ गए यहाँ पर अर्जेंटेनम हो गया, एजी, एजी के बाद कैडमियम आ गया, फिर इसके बाद इंडियन, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम और आयोडीन। आयोडीन के बाद आपका आता जिनान। जिनान के बाद जैसे अगले आते हैं फिर रुबिडियम, यहाँ पर सीजियम हो गया और यहाँ पर आपका बेरियम हो गया।
बेरियम के बाद लेंथेनम आता, ध्यान देते जाइए, ठीक है। लेंथेनम की खोज जैसे हुआ, अगला तत्व जो है, जो अन्य एलिमेंट आए परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व को नीचे पीरियाडिक टेबल में रखें, ठीक है, बात समझ है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक बढ़िया तरीके से व्यवस्था करना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखिए कहाँ से, सीरियम से लेकर के आप देखोगे एलयू तक, अर्थात ल्यूटेशियम तक, एलयू, ठीक है, ल्यूटेशियम। फिर इसके बाद जैसे आते हैं थाइरियम आता है, यहाँ पर क्या होता है, थाइरियम, इसके बाद लेड, लेड के बाद बिस्मिथ है, इसके बाद पोलिनियम, पोलिनियम के बाद आप देखो एस्ट्राटीन आएगा, एस्ट्राटीन के बाद जैसे आता है यहाँ पर अगला एलिमेंट है ना, देखिए हो गया यहाँ तक, देखेंगे अगला जो एलिमेंट आपका आता है, यहाँ पर ओस्मियम है, इरिडियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है और आपका प्लेटिनम, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ थोड़े विवाद में यहाँ पर। ये एस्ट्राटीन आया, एस्ट्राटीन के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है ना, ये यहाँ से लेंथेनम के बाद जो है फिर जो एलिमेंट आए थे उसको यहाँ पर रख के तब इस अगला एलिमेंट रखा गया, ठीक है ना। लेंथेनम के बाद जैसे हाफनियम है, ठीक है ना, फिर यहाँ टंटेलम है, टंटेलन के बाद क्या है, रिहीनियम है, रिहीनियम के बाद हाफनियम, टंटेलम, ये क्या है। यहाँ पर लेंथेनम के बाद आपका जो आता है हाफनियम है, हाफ टंटेलम है, टंटेलम के बाद आपका टंगस्टन है, टंगस्टन के बाद रिहीनियम है, रिहीनियम के बाद ओस्मियम है, फिर इरिडियम है, इसके बाद प्लेटिनम है, ठीक है ना, आया। फिर इन तत्वों का खोज होकर के यहाँ पर क्या होता है, रेडान होता है, ठीक आया। इस तरीके से इन्होंने बनाया। सीजियम के बाद अगला जैसे आता है फ्रांसियम आता है, बेरियम के बाद रेडियम आता है, रेडियम का एक्टिनाइड आता है AC। फिर यहीं पर नीचे और तत्वों को निकाल करके रख दिया जाता है यहाँ पर, इसे लेंथेनाइड और इसे क्या कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, ठीक। छोड़ो, अब इन सब में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या, ये ध्यान देना, ठीक। आप एक चीज देखेंगे कैसे याद भी करोगे, इसको हम लोग A वर्ग मान लिए और इधर वाला जो है B वर्ग, यानी यहाँ पर A वर्ग और क्या है B वर्ग, A वर्ग B वर्ग, A वर्ग यहाँ से क्या है आपका B वर्ग, है ना, A वर्ग और क्या है B वर्ग, फिर ये आपका क्या है A वर्ग, अगला क्या होगा B वर्ग, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। देखो आपके तो अभी पूरे है, आप मोड़िए तो 10 क्षैतिज खाने में विभक्त बनाया था और 10 क्षैतिज खाने को 7 आवर्तों में विभक्त कर दिया था। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया, मोजले ने किया था। इसमें कुल कितने आवर्त कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5 7 आवर्त होते हैं और वर्गों की संख्या 9 हो जाती है। कैसे, 8 A वर्ग हो गए और 1 शून्य वर्ग हो गए। देखो इसमें आपको पुनः चौथे आवर्त से 2 भागों में बांटा गया, सम और विषम करके, जिसे A और B बाद में नाम दिया गया, सम और विषम। सम वाले एलिमेंट जो होते हैं हिलाने की रब से फरियाद,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाबू अली गए इंडिया थैलिया ले, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नानी पापा आंसू सब बीमार, कहलाते हैं नाइट्रोजन परिवार। ओ से टीपो फेस CBI एट होम। इस तरीके से ये आपके कौन से वर्ग वाले होते हैं? ये आपके ए वर्ग वाले तत्व हैं। बी वर्ग में है, देखो भाई CUAD AU है, क्यों आगे आए, जिंक कैडमियम पारा है, जानकर कद्र होगा, जान कद्र होगा, स्कैंडियम है, वाइट्रियम है ना। इसी तरीके से आपका लेंथेनम है ना, ये वर्ग वाले आते हैं। टाइटेनियम है, जर्कोनियम, हाफनियम है, वेरिडियम, नोबिडियम, टेंटेलम है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन है, मैग्नीटेक्निसरीनियम है। और ये आपके जो होते हैं, इस वर्ग को हम लोग फेरोमैग्नेटिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक तत्व। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरोमैग्नेटिक तत्व किस वर्ग के तत्वों को कहते हैं, तो आप याद रखिएगा 8वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक तत्व कहते हैं। बात क्लियर? ये पीरियोडिक टेबल आप पहला की देखो। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। वर्गों की संख्या आपकी 9 हो जाती है शून्य वर्ग की खोज हो जाने के पश्चात। ठीक, ये पूछा था। अब इसमें गुण क्या है? नंबर 1 अध्ययन में सहायक, जैसे क्षार धातुओं को अगर जान जाएंगी तो ये सारी इस वर्ग के पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। यानी ये भी क्षार, 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 अर्थात जितने क्षार धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाते हैं। ये वाले धातु होते हैं जिनके बायकोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु होते हैं, जिनके बायकोश में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधातु होते हैं। इस आधार पे धातुओं और धातुओं की भी काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक, आया एकदम क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए दोष के बारे में आ जाते हैं। हाँ, इसमें भी वही सा गुण है कि तत्वों की भविष्यवाणी करने में सहायक, अध्ययन में सहायक, ठीक है ना, संयुक्ता ज्ञात करने में सहायक, आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में सहायक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में सहायक, धातुओं तथा धातुओं को ज्ञात करने में सहायक, इनके गुण होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर दोष देखोगी भाई, दोष देखो, एक ही आवर्त में 2 2 तत्वों को रख दिया कि नहीं रख दिया, ये दोष मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे भाई तीसरे में आप देखोगे, तीसरे आवर्त में, तीसरे या 8वें वर्ग में 3 3 तत्वों को एक साथ रख दिया, एक ही थाली में बैठा दिया, ये दोष है कि नहीं? दूसरा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी से क्या कर दिया? अलग कर दिया, यह दोष आया कि नहीं? अब इसको दिमाग में रखना, इसी के आधार पर हम इनके गुणों की क्या करेंगे? विवेचना करेंगे। ठीक है, बात समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी होता है। बात क्लियर? एकदम आया? हाँ, एक बात थोड़ा सा देख ले पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना? एक बात देख ले पीरियोडिक टेबल के बारे में। हो गया? देखिए क्लियर? अब इस पर मिटाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेष तथ्य क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, ये तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके आपको बताया गया कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। अब इसके विशेष तथ्य देखिए कि मेंडलीव आवर्त सारणी के विशेष तथ्य क्या होते हैं। आप इसको एक काम कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपके बुक में दिया गया है, वहाँ से बढ़िया से देखिएगा। हो सकता है बढ़िया फिगर आपको ना आया हो, ना दिखाई दिया हो। ठीक है, आया? अब देखिए अगला होता है कि ट्रिपिकल एलिमेंट है ना,
टिपिकल एलिमेंट किसे कहते हैं, अर्थात प्रतिरूपी या निरूपक तत्व किसे कहते हैं। देखो, प्रतिरूपी या निरूपक का मतलब जो उसी गुण को, सारे गुणों को निरूपित करता हो। एक गुण जान जाओ, सारे गुण मालूम हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व या ट्रिपिकल एलिमेंट। ठीक है ना। ट्रिपिकल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए, ट्रिपिकल एलिमेंट जो होता है वह आपके दूसरे आवर्त, क्या बोला मैंने, दूसरे और तीसरे आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपिकल एलिमेंट कहते हैं। कौन कौन से आवर्त है, सेकेंड आवर्त और क्या है आपके थर्ड आवर्त। यानी कि सेकेंड पीरियड और आपके थर्ड पीरियड को, और आपके क्या है थर्ड पीरियड को हम क्या कहते हैं, ट्रिपिकल एलिमेंट कहते हैं। या उसका दूसरा होता है कि प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। क्या है, प्रतिरूपी, हिंदी है भाई, प्रतिरूपी या क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व किसे कहते हैं, आप बोलेंगे द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं भाई, देखो भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक। और तृतीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। बात समझ आया, बात क्लियर हुआ। तो आपसे आता है ट्रिपिकल एलिमेंट किसे कहते हैं, आप सीधे बोलिएगा कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को हम क्या कहते हैं, ट्रिपिकल एलिमेंट कहते हैं। कन्फर्म। ऐसा क्यों कहते हैं, प्रतिरूपी क्यों कहते हैं, यानी ये दोनों तत्व जो आवर्त वाले तत्व हैं ये पूरे के पूरे वर्गों की प्रतिनिधित्व कर देते हैं। इसी का कारण इन आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व या इंग्लिश में ट्रिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। कन्फर्म, क्लियर आया एकदम। अगला एक चीज ध्यान देंगे, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला होता है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विकर्ण संबंध किन किन आवर्तों के मध्य पाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन, विकर्ण संबंध किन किन आवर्तों के मध्य पाया जाता है। विकर्ण संबंध किसके किसके मध्य पाया जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके मध्य पाया जाता है। अब एक चीज देखेंगे, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंटों के मध्य डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। यानी कि लिथियम का कुल गुण मैग्नीशियम से, बेरिलियम का गुण एल्यूमिनियम से, बोरान का गुण सिलिकॉन से। लेकिन जैसे जैसे इधर आप जाओगे इन गुणों में जो समानता है वह पाई जानी कम हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, विकर्ण संबंध किन किन आवर्तों के मध्य पाया जाता है, लिथियम मैग्नीशियम, दूसरे और तीसरे आवर्त। ये सेकेंड पीरियड है और ये क्या है, थर्ड पीरियड है। सेकेंड और थर्ड पीरियड के मध्य विकर्ण संबंध पाया था। विकर्ण संबंध क्यों पाया था, पहला चीज फिर सबको, क्योंकि लिथियम के गुण मैग्नीशियम से क्यों मिल रहे भाई, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मिल रहा है, बोरान से सिलिकॉन से मिल रहा है। ऐसा रीजन क्या होता है, देखो गरीबी बड़ी बुरी चीज होती है। अगर कहते नहीं कि आप बड़े अमीर हैं, आप गरीब हो जाओ तो मजदूरी नहीं करोगे क्या, कहते नहीं फला आदमी मजदूरी करने लगा, भैया काहे करने लगा, मजदूरों के साथ रहने लगा, उसकी गरीबी आ गई
यानी कि मजदूर की गरीबी और उसकी गरीबी, दोनों की गरीबी क्या हो गई, समान हो गई। गरीबी समान हो गई, आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात समान हो जाएगा। आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात समान हो जाएगा, ध्रुवणता भी समान हो जाएगी, जिसके कारण में विकर्ण संबंध पाया जाएगा। जैसे देखो लिथियम का विद्युदात्मकता आप देखो, यहाँ पर आप मानो 1 होता है, यहाँ पर 1.5 होता है, यहाँ पर आपका 2 होता है, हाँ? यहाँ पर क्या होता है 2.5 होता है। इसी तरीके से और बढ़ा दे, नाइट्रोजन आ जाए, यहाँ पर 3 होता है। सिलिकॉन के बाद यहाँ पर फास्फोरस लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, इनकी विद्युदात्मकता देखो 0.9 होता है, इनका 1.2 होता है, इनका आपका 1.5 होता है, यहाँ 1.8 होता है, यहाँ पर 2.1। अब सवाल देखो, ध्यान देना, इन लिथियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम है। कम होने के कारण गुण समान हो जाएंगे। ये दोनों लगभग करीब हो ना, दोनों की गरीबी समान है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी है, बोरान और सिलिकॉन में भी यही हाल है, थोड़ा सा अंतर। लेकिन कार्बन और फास्फोरस में थोड़ा अंतर बढ़ गया, इस कारण से इधर जैसे जाओगे यह गुणों में समानता पाई नहीं जाएगी। सामान्यतः लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से ही गुण मिलता जुलता है। इसका मेन कारण क्या होता है, क्योंकि आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात, आवेश बटे क्या है त्रिज्या, आवेश बटे त्रिज्या समान होते हैं। क्वेश्चन आता है कि दूसरे और तीसरे आवर्त के मध्य विकर्ण संबंध क्यों पाया था। इसके 3 कारण बताइएगा। नंबर 1, इनकी विद्युदात्मकता लगभग समान होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। दूसरा, आवेश बटे त्रिज्या का मान समान होता है। तीसरा, इन आवेश बटे त्रिज्या का मान समान होने के कारण इसमें क्या होता है, ध्रुवणता भी क्या होता है, समान होता है। ध्यान देना, इस कारण से दूसरे और तीसरे आवर्त के मध्य विकर्ण संबंध पाया जाता है। ठीक, एकदम कंफर्म। जैसे नोट करेंगे, नोट कर लें। देखिए, आवेश बटे त्रिज्या में बोला, जैसे Li पॉजिटिव और Mg पर डबल पॉजिटिव कर दो। लिथियम पर Li पॉजिटिव और Mg पर क्या कर दो भाई, डबल पॉजिटिव कर दो। इनके आवेश और आवेश बटे त्रिज्या बोला ना का मान लगभग क्या होता है, समान हो जाएगा। समान होने का ध्रुवणता भी क्या होगी, समान होगी। बात क्लियर, एकदम आया। अब देखो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़े, इनमें कौन कौन से गुण समान होते। देखो एक नियम बता देता हूँ, याद रखिए कि लिथियम के गुण अपने वर्गों के गुणों से भिन्न क्यों होता है, मैंने पहले बताया, क्योंकि आकार छोटा होने के कारण अपने ही वर्ग के तत्वों से वह भिन्न गुण दिखाता है। जैसे देखो भाई, आप कहते नहीं कि आप बड़े आदमी हैं, या ब्राह्मण हैं, या आप क्षत्रिय हैं, कहते मैं मजदूरी, ब्राह्मण क्षत्रिय मजदूरी नहीं करते, लेकिन कहते फलाने करते हैं। क्यों करते हैं, उनकी गरीबी क्या होती है, उनकी गरीबी समान हो जाती है, गरीब के अनुकूल हो जाते हैं। आप बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, धनवान होने के बाद आप मजदूरी शुरू कर देते हैं। कम मजदूरी करोगे, कम मजदूरों की कुल में आओगे, जब दोनों की गरीबी लगभग क्या होती है, समान होती है। जब गरीबी समान होती है तो गुण भी क्या होता है, समान हो जाता है। बात कन्फर्म, क्लियर। अब इसी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कौन कौन से गुण समान होते हैं। जैसे देखो भाई, लिथियम कार्बोनेट को यदि गर्म करते हो बेटा, शीघ्रता से अपघटित होके धातु का ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करते हो, उस अवस्था में क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, है। इसी रूप में आते हैं। जैसे नाइट्रेट ले ले तो लिथियम नाइट्रेट को गर्म करते हो, धातु का ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगा प्लस O2 बनेगा। बैलेंस आप कर लेंगे, हो गया। अगर ये मैग्नीशियम नाइट्रेट को गर्म करते हो, देखो भैया, उस अवस्था में भी क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। प्लस ऑक्सीजन 3 दूनी 2 दूनी 4 था बैलेंस, 2 4 दूनी 8 तो 10 2 12 3 दूनी 6 दूनी 12 बैलेंस है। देखो हो गया। अगला ये लिथियम जो है ये भी कार्बोधातु को भी बनाता है मैग्नीशियम की तरह के। जैसे देखो CH3Li है, इसी रूप में आपका क्या देखते हो, घृणालयकर्मक CH3MgBr है, अर्थात ये दोनों के दोनों कार्बोधातु के बनते हैं। कार्बोधातु किसे कहते हैं, कार्ब माने कार्बन, धातु माने धातु, तयुक्त माने चपका हो। जब कार्बन से डायरेक्ट धातु चपका हो उसे क्या कहोगे, कार्बोधातु कहते हैं। देखो जैसे यहाँ देखो Mg डायरेक्ट किससे जुड़ा भाई, कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, कार्बोधातुक यौगिक कहते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब देखो इसी रूप में इनके हाइड्रोक्साइड को जैसे गर्म करोगे, धातु का ऑक्साइड बनाएंगे और जल निकालेंगे। उसी प्रकार से इसे LiOH है, इसे गर्म करोगे भाई Li2O बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। बैलेंस कर लेंगे, है? अगर यहीं पर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी गर्म करते हो, क्या बनेगा, MgO बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, ये चीज तो रिलेशन है जो विकर्ण संबंध के कारण ये समान गुण दिखाते हैं, ध्यान देना। वैसे एक नियम बता दो, सुन लेना। किसी धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर, क्या बोला मैंने, धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड, नियम है याद रखिएगा भाई, धातु का ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। ये याद रखिएगा, ये नियम। लेकिन इसमें अपवाद है, न कर रब से फरियाद, न कर रब से फरियाद, आगे होंगे अपवाद, याद रखिएगा, आगे होंगे अपवाद। ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद। देखो जैसे न यानी कर रब से फरियाद, आगे होंगे अपवाद। अगर इनके नाइट्रेट को गर्म करते हो, ठीक है ना, इनके नाइट्रेट को, तो क्या बनेंगे, धातु का नाइट्राइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ध्यान देना भाई, धातु का नाइट्राइट और प्लस ऑक्सीजन गैस देंगे। परंतु इनके नाइट्रेट को जब गर्म करोगे तो क्या बनाएंगे भाई, धातु बनाएंगे प्लस NO2 बना लेंगे प्लस ऑक्सीजन गैस देंगे। दिमाग रखना। जैसे देखो अगर एक काम करते, ये नियम है भाई, नियम नोट कर लेना, Na3 को गर्म करोगे क्या बनेगा, NaNO2 बनेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा, है। इसी तरीके KNO3 को गर्म करोगे, KNO3 को गर्म करोगे क्या बनेगा, KNO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा।
सोडियम NaNO3 को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिली साल्टपीटर बोलते हैं। KNO3 को इंडियन साल्टपीटर या सोरा बोलते हैं। दिमाग में रखना, चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर, इसे सोरा भी बोलते हैं। देखो, बट अगर सिल्वर नाइट्रेट को गर्म करते, इसको लूनर बोलते हैं, लूनर, तो क्या बनेगा भाई? Ag बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। इसी तरीके से मर्क्यूरिक नाइट्रेट को गर्म करोगे तब पर भी यही बनेगा। बैलेंस बहरहाल कर ही दी मैं। 2 4 4 4 2 6, हाँ बैलेंस है। देखो ये बैलेंस नहीं होंगे शायद, ये भी बैलेंस हो गए। इसको भी बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो। लेकिन इनके अलावा किसी भी नाइट्रेट, जैसे लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे, किसी नाइट्रेट को गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस बनता। धातु क्या है भाई? PbO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा भाई? NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करिएगा, बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ। इसी रूप में अगर मैं पूछ लेता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट को क्या करते हो भाई? गर्म करते हो, धातु का ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा। बात समझ आ गया? क्लियर हुआ? ये आप नियम याद रखिएगा। किसी भी नाइट्रेट को गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड NO2 ऑक्सीजन गैस देता है, परंतु न कर रब से भरिया आगे होंगे। यानी इनको छोड़कर इनको गर्म करने पर आपको मालूम हुआ सोडियम से मैग्नीशियम तक तो रेडिएटिव है, छोड़ दो इसको। धातु का नाइट्राइट NO2 गैस बनेगा, बता दिया मैंने। लेकिन आगे होंगे पद, इनको गर्म करने पर धातु बनेगा NO2 और ऑक्सीजन गैस बनेगा। बात क्लियर? एकदम आया? बिठा दे, ये नियम है, नियम याद रखना, ये रिएक्शन में काम देगा। कई जगह ताप का प्रभाव क्या होता है जब फला को गर्म करते हैं, तब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रूल याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है? देखो, अगर किसी भी कार्बोनेट को गर्म करते हो तो धातु का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ लिख देता हूँ किसी कार्बोनेट है ना, धातु का कार्बोनेट, किसी धातु कार्बोनेट को गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है। बात कन्फर्म? लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट शीघ्रता से अपघटित नहीं होते। के कार्बोनेट शीघ्रता से अपघटित नहीं होते, शीघ्रता से अपघटित नहीं होते और इनका स्थायित्व टॉप टू बॉटम जाने पर उसमें स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक, एकदम आया? जैसे मान लो भाई लिथियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया आसानी के साथ, Li2O बनेगा प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा, है ना? अगर इसी रूप में आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, क्या बनेगा? CO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, है? इसी तरीके से लेड कार्बोनेट को गर्म करोगे, क्या बनेगा भाई? लेड ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात में आया? लेकिन स्थायित्व जो है वर्गों में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो धातु कार्बोनेटों के स्थायित्व का क्रम क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ आया? एकदम क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? देखिए क्लियर हो गया बात बराबर। अब देखेंगे एक और नियम याद कर लो भाई, किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर धातु का
क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड का धातु का कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। देखो अगर मैं एक काम करता भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करूं, है तो क्या बनेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा भाई, CO2 बनेगा, और प्लस आपका क्या बनेगा, जल बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसको क्या कहते हो, मीठा सोडा, है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा, ये क्या है, धावन सोडा। आता है मीठा सोडा से धावन सोडा कैसे बनाओगे, हाई स्कूल में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मीठा सोडा से धावन सोडा आया, क्लियर हुआ। तो आप इसी को ध्यान देंगे, इसमें किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर मैं बाई सल्फेट ले लेता, धातु सल्फेट बनता, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल बनता, ये भी ध्यान देना। अगर मैं कह देता कैल्शियम बाइकार्बोनेट, लो भाई लो इसको गर्म कर दो, है क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, बैलेंस है ना, बैलेंस है। आप इस तरीके से ध्यान दिए रखेंगे, कुछ नियमों आपको बताएंगे, ये आपके विकर्ण संबंध के ही नियम थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग मैं नियम बता दिया हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। रासायनिक गुण में तमाम जगह आएंगे कि ताप का प्रभाव क्या होता है, फला को गर्म करते हैं। बात क्लियर एकदम आया। अब इसी पर देखो अगला जो होता है इनका, अगला देखेंगे आपको जो बताया जा रहा है भाई, वह क्या है, मेंडलेव की आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्य बताए जा रहे हैं। ठीक है, विशेष तथ्य। अब इसी पर आता है ब्रिज एलिमेंट, क्या है, सेतु तत्व क्या होती है, क्या बोला मैंने, सेतु तत्व अर्थात ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व अर्थात ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट किसे कहते हैं, तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। ध्यान देना है, क्या बोला मैंने, तीसरे आवर्त के तत्वों को ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व कहते हैं, है ना। थर्ड